वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हम लोग पढ़ चुके थे आपका वेव नेचर तक, है ना। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आइए देखते हैं क्या होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। Some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of electromagnetic radiation। तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है हम लोग फिजिक्स में कुछ पढ़े थे। डायफ्रैक्शन में आप इस तरह का कुछ पढ़ चुके थे कि एक नोकीला चीज़ है, अगर वो ऑब्स्टेकल के पास करता है तो वो लाइट आपका डेविएट करता है, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि थोड़ा सा ये पार्टिकल नेचर है ना, इस तरह का चीज़ इंटरफेरेंस वगैरह में। तो खैर ये फिजिक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें ये एक सबूत देता है कि ये पार्टिकल नेचर भी आपका होता है ना। So the following observation could not be explained by even after the electromagnetic theory in 19th century. The nature of emission of radiation from hot body, that is example black body radiation, जो हम लोग कुछ देर में देखेंगे. The ejection of electrons from the metal surface when radiation strikes it. The variation of heat capacity of solid as a function of temperature. और the line spectra of atom with special interference of hydrogen atom। तो ये सब जो टॉपिक है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और यही सब आपका क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाय मैक्स प्लैंक। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका कुछ ब्लैक बॉडी का आपको दिखा रहा है ना। तो ये कुछ ब्लैक बॉडी आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये क्या क्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा होल से आपका एक बीम ऑफ लाइट आपका एक ब्लैक बॉडी में आपका डाला जाता है। ब्लैक बॉडी क्या है, एक इमेजिनरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा देखा जाता है कि अंदर से वो पूरा ब्लैक कलर पेंट होता है, और एक होल रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बीम ऑफ लाइट उसमें हम लोग डालते हैं। वैसा डालने से वो क्या होता है, उसमें रिपीटेड आपका रिफ्लेक्शन होता है। रिपीटेड मतलब आपका जो है, जो भी लाइट है वो आपका उसके वॉल्स में आपका टकराता है, और तब तक टकराता है जब तक वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर जाए। ठीक है। तो कुछ देर में हम लोग यही समझेंगे। तो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे इमिट रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। हम लोग जानते हैं कभी जब भी कुछ सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो इमिट करता है रेडिएशन। इसका सबूत क्या है, सबसे अच्छा सबूत है कि आप देखिएगा ठंड में जब आप आग तापते हो, है ना। आग तो आप ताप रहे हो, आग तो आपके हाथ में नहीं टच हो रहा है, आप थोड़े डिस्टेंस पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन आपको हीट उसकी आपको महसूस हो रही है। ये भी एक तरह का क्या है, आप रेडिएशन को उसका महसूस कर रहे हैं। तो यही चीज़ है आपका, जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो रेडिएशन इमिट करता है जो आपको फील होता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। वही आपका अलग अलग रंग पे आपका या बहुत सारा वेवलेंथ पे वो आपका रेडिएशन आपका इमिट करता है। जैसे कि आप देखिए, ये सूर्य से यानी कि आपका सन से लाइट आपका आ रहा है, या आप बोल सकते हैं कोई सोर्स ऑफ लाइट से हम लोग एक ब्लैक बॉडी पे डाल रहे हैं लाइट। यहाँ जैसे कि हम लोग ने लिया है सोलर रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी पे पड़ता है तो क्या होता है, देखिए वो इमिट कर रहा है रेडिएशन। रेडिएशन को हम लोग एच म्यू ले रहे हैं, तो रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। वो हम लोग जो लाइट रेडिएशन डाले हैं वो किस तरह से डाले हैं, पिन होल से। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए किस तरह का ब्लैक बॉडी लिए हैं, एक बीम ऑफ लाइट हम लोग इसमें डाले हैं, और क्या हो रहा है, वो रिपीटेड आपका वॉल से रिपीट हो रहा है, बार बार टकरा के, है ना। रिपीटेड कोलिजन हो रहा है, और कब तक होगा, जब तक वो पूरा लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। जब एब्जॉर्ब करेगा, आप बोल सकते हैं कि अगर कोई ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो 100% क्या करेगा, एमिट भी करेगा। ठीक है। ये आयरन रॉड है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हीट हो रहा है धीरे धीरे। तो डल रेड आयरन शुरुआत में आपका इसका कलर रहता है। When iron rod is heated in a furnace, it first turns to red, dull red, and redness increases with the further rise in temperature। हम लोग लोहा गर्म करे हैं तो आप लोग देखे ही होंगे। If this is heated further, the radiation becomes white and becomes blue at very high temperature। जब उसको बहुत ज़्यादा आप उसको हीट करोगे तो वो आपको ब्लू कलर का दिखने लगेगा।
The emitted black body radiation has a higher frequency at high temperature. This is indicated by color change from red to blue of the electromagnetic radiation, जो अभी हम लोग रॉड हीट करके देखे हैं. The ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency is called black body, and the radiation emitted by the such body is called black body radiation. इस दो लाइन में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना. तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो आपका ऐसा एक आइडियल बॉडी, एक इमेजिनरी है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, एक आइडियल बॉडी जो आपका हर तरह का रेडिएशन को एमिट कर सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है ना. और जो उसी रेडिएशन को जो एमिट करता है, वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो एमिट करता है, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा. ये देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ से हम लोग एक ग्राफ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप से क्या समझेंगे हम लोग इससे, आइए देखते हैं. T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, आप यहाँ देख रहे हैं कि T2 टेम्परेचर हाई है और T1 आपका लो है. तो अलग अलग वेवलेंथ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है ना. 1000 से 3000 आपका जा रहा है. T2 टेम्परेचर आप देखिएगा क्या हो रहा है, जब आप इसको थोड़ा सा हीट किए हैं, टेम्परेचर आपका देख लीजिए आपका बढ़ते जा रहा है, फिर आपका घटते जा रहा है. जब बढ़ता है तो आपका क्या है, आपका वेवलेंथ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन जब वो घट रहा था तो बाद में वेवलेंथ आपका बढ़ ही रहा था, है ना. तो देखते हैं इससे कंक्लूजन क्या होता है. कंक्लूजन देखिए, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, जो भी हम लोग आपका कुछ देर पहले ग्राफ में देख रहे थे. एट गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इंक्रीजेस, रीचेस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट टू डिक्रीज द वेवलेंथ, है ना. यही बात आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की, कि ये जो है आपका एक इंक्रीज तो करता है, ठीक है, वेवलेंथ. अब फिर आपका क्या होता है, जब मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाता है तो फिर वो डिक्रीज करने लगता है. ठीक है, यही हम लोग एक्सट्रैक्ट किए थे कंक्लूजन इस ग्राफ से. तो on increasing the temperature, intensity of the emitted radiation increases and shifts towards the shorter wavelength. The quantum of light radiation is called photon. ये देखिए, तो quantum of light radiation is called photon. फोटोन होता है क्या, छोटा छोटा, आप ये कहना था आपका प्लैंक का कि एनर्जी जो है आपका छोटे छोटे पैकेट में आता है ना. छोटे छोटे पैकेट यानी कि स्मॉल अमाउंट में वो डिस्क्रीट होता है. उसी स्मॉल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा. और एक क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन और उसी का जो बल्क फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, फोटोन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी या लाइट इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो रेडिएशन को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विच ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू, और आपका म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लेमडा, है ना. और 1/λ क्या होता है आपका वेव नंबर, तो एच सी वेव नंबर हम लोग बोल सकते हैं. वे एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. इस वैल्यू को माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा. ठीक है, वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखिएगा, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है, चलिए. वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, देखिएगा, ऑल फोटोन्स इन द वैक्यूम ट्रैवल इन सेम स्पीड एज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जितना फोटोन है इसी स्पीड में पास करते हैं. द स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम. तो स्पीड भले चेंज कर जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, है ना. द फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये इंटरेस्टिंग बात है, फोटोन जो भी आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है और वो इफेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में. जैसे कि फॉर एग्जांपल सनलाइट जो होता है, आप देखिएगा कि उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दीजिए या मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लगा दिए, आप प्लस चार्ज लगा दिए तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो सूरज का रोशनी है प्लस के साइड आपका अट्रैक्ट हो रहा है, या माइनस लगा दिए तो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना. वो ऐसा नहीं है. तो फोटोन आपका क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. फोटोन्स ट्रैवल एज वेव बट एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. फोटोन ट्रैवल एज वेव, जैसे कि हम देख लिए स्पीड ऑफ लाइट की तरह, है ना, लाइट के स्पीड में पास करता है, बट एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल. लेकिन वो एब्जॉर्ब किसकी तरह होता है, पार्टिकल की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है. कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग कि इसमें जो एक्सट्रैक्ट किए हैं हम लोग पॉइंट, क्या क्या एक्सट्रैक्ट किए हैं. द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी आप समझिएगा कि वो बढ़ते रहेगा, या घटेगा तो घटेगा. इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है. अगर आपका वेवलेंथ कम होगा तो आपका जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होगा वो ज़्यादा होगा, अगर आपका ज़्यादा है तो कम होगा, वो आप
आप एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट वगैरह के बारे में, कि जब वेवलेंथ आपका देखिएगा कि जैसे कि रेड कलर होता है, इसका एग्जांपल वगैरह बता रहे हैं। रेड कलर देखिएगा कि जो आप इंडिकेशन में यूज़ किया जाता है ट्रैफिक लाइट वगैरह में या रेलवे लाइट्स वगैरह में, इसका कारण है कि आपका ये बहुत कम स्कैटर करता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो खैर, तो कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट करने की कोशिश की है। तो आप फिलहाल इस पॉइंट को आप गौर करिएगा कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर का, क्योंकि आप जानते हैं कि वेव नंबर क्या होता है, इट इज़ अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ, और वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। ठीक है, वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक सवाल है वो देख लीजिए कि जैसे कि 100 वाट का बल्ब है, इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर का ही लाइट वो देता है कोई बल्ब, जिसका वेवलेंथ 400 nm है ना, 400 नैनोमीटर है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। तो जैसे ही आपको ये नज़र आ रहा है कि आपका इस तरह का दिया हुआ है तो वेवलेंथ से रिलेटेड, तो आपका फॉर्मूला दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। पावर ऑफ द बल्ब है 100 वाट, जिसको हम बोलते हैं 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ई इक्वल टू NHC/λ। पर फोटोन आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू NC/λ। एन का वैल्यू 1 हो गया, मतलब कि एक के बारे में हम लोग बताना है। एच तो जानते हैं प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है ना, 6.624, और सी आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 × 8, और लेमडा का वैल्यू आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 400 nm। ठीक है, तो अब उसको हम लोग क्या किए, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो जाएगा वो, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि वो आ रहा है 4.969 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर हम लोग आपको बोला जाए 100 वाट के बारे में बताया जाए, तो एक के बारे में तो हम लोग देख लिए ना, एक के बारे में इतना होता है, तो 100 के लिए जब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो आप n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/4.969 × 10⁻⁻19। तो पर सेकेंड अगर हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा, 2.012 × 10⁻20 पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पर फोटो निकाल लेते हैं, यहाँ पर फिर हम लोग उसको क्या किए थे, एन के वैल्यू निकाल लिए। चलिए, इस तरह का जो न्यूमेरिकल है आप इस डायरेक्ट फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो 3000 एंगस्ट्रॉम का आपको एनर्जी ऑफ द रेडिएशन बोल रहा है, ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, तो उसका आंसर आपको आ जाता है 6.625। बाकी हम स्पीड में आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा एक बार रिवाइंड करके या पॉज करके। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइए देखते हैं क्या होता है। Mr. Hurst performed a very interesting experiment in which electrons were emitted when certain metals such as potassium, cesium were exposed to light। बोला जा सकता है कि जब कोई हार्ड मेटल पे अगर लाइट एक्सपोज किया जाए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का, है ना, एक नॉन फ्रीक्वेंसी का, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका इमिट करना शुरुआत हो जाता है। तो वैसे फेनोमेनन को, वैसे परिघटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं डायग्राम से। ये कलेक्टर और एनोड आप बोल सकते हैं। ये हम लोग इसको एक करंट पास हो रहा है कि नहीं वो हम लगा दिए देखने के लिए, गैल्वेनोमीटर। बैटरी है ये, मेटल सरफेस है, एमीटर कैथोड आप बोल सकते हैं, वैक्यूम चेम्बर, लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि मेटल पर आप नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना। अब लाइट को अलाउ करेंगे कि उस मेटल पर आपका स्ट्राइक करे, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, इजेक्ट करता है ना। जैसे ही लाइट आपका इस मेटल पर आप डाला आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट करता है। जो जो कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपका इमिट करता है वो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है, यानी कि डिटेक्टर से पता चल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हुआ है। इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुआ था ये देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। That is, there is no time lag between the striking of light and the ejection of electron from the metal surface.
मतलब कि बिना कोई टाइम नहीं लगता है इसमें, लाइट गया इलेक्ट्रॉन निकला, इस तरीके से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड इन प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। वो बोला जाता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है वो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर। जितना तेज लाइट रहेगा, जितना उसका इंटेंसिटी रहेगा, है ना, उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स उससे एमिट होगा। फॉर ईच मीटर देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग वी नॉट बोले हैं, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, जो हम आपको निश्चित फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे, वही चीज़। तो निश्चित फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और देखते हैं क्या क्या है ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हैं कि अगर जो निश्चित फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो दिया गया अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम होता है निश्चित फ्रीक्वेंसी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब बात सही है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना उसको एनर्जी की ज़रूरत है आप उतना दीजिएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो वही वाली बात है। तो अगर ज़्यादा होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन ए हैज़ ए पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ वो अपना बाहर निकलेगा। अगर बराबर के देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस बट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ जीरो काइनेटिक एनर्जी। बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा लेकिन आपका उसमें काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो होगा, आपको पता नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा अगर देते हैं तो उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो निकलेगा, यानी कि उसमें आपको मोशन दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, इस तरह का, लेकिन निकलेगा तो ज़रूर। Kinetic energy of the photoelectron depends upon the frequency of the radiation striking the metal surface and is independent of the intensity of the radiation। तो अब देखिए कि यहाँ बात है कि हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में डिपेंड करता है, कि जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा उतना आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर जो बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे, है ना, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करता है कि कितना आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेरी गुड, हम लोग पढ़ रहे थे उतना देर से आपका वेव नेचर। अगर आपको पूछेगा पार्टिकल नेचर का कोई एग्जांपल दो, फटाक से दे दीजिएगा कि ये क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइट दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, तो पार्टिकल है तभी ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो आप इसको आप बोल सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो एच एच आप इसको रिलेट कर सकते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, म्यू माइनस म्यू नॉट से। चलिए उसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 कहने का नहीं है, कंटिन्यूएशन पार्ट है उसका। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डन बाय सर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन सर के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड। क्वांटम थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था। व्हेन मेटल सरफेस इज irradiated with a light of a certain frequency called threshold frequency, the energy of the radiation is transferred to electron of the metal atom. It results in the ejection of electron. देखिए कुछ नया बात तो नहीं कहा गया, लेकिन उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कहा गया, समझाया गया है कि जैसे ही कोई निश्चित फ्रिक्वेंसी का लाइट उस पर पड़ता तो उसका एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है वो उछल कर या जंप कर या वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर के बारे में इसमें समझाया है। इट रिजल्ट इन द इजेक्शन और एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। लेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन बी ई इक्वल टू एच म्यू। तो एनर्जी को जो है माना गया है, मान लीजिए एच म्यू, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए कि वो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होता है, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस एनर्जी इज स्पेंट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ये कि जैसे ही आपका लाइट आ रहा है उस सरफेस, मेटल सरफेस पे टकराएगा, तो वो उसको कुछ एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपका अट्रैक्शन जो आप कर रहे हैं उस पर उसको हटाने में काम आएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका ये न्यूक्लियस है या आपका ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आप इसमें जैसे ही आपका इसमें लाइट पड़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
उस फोर्स को हटाने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। जैसे कि दो आदमी है, खींच रहा है एक दूसरे को, इसके पास मान लीजिए सामान है, ठीक है, ये इसको लेने चाह रहा है, तो क्या करेगा, पहले तो फोर्स लगाएगा ना ताकि इसके थोड़ा सा लूज हो जाए, तब ना वो एक बार झटका मारेगा तो वो छीन लेगा उससे। यही बात कर रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा बॉन्ड को लूज करेगा, है ना, ताकि वो आपका क्या हो, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन हो जाए, उसके बाद उससे इजेकुलेट हो जाएगा। तो यही बात है। तो यही बोल रहा है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो यही एनर्जी जो खर्चा हो रहा है, इसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी बचा कुचा रह गया, वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट कर जाता है। Thus, total energy of the radiation absorbed by the metal is sum of the work function and kinetic energy। वही बात है। तो अब टोटल एनर्जी ई क्या हो जाएगा, अब दो भाग में बढ़ गया था ना, एक तो जरूरत पड़ा था उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, और जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों को सम अप कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, टोटल एनर्जी। एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई को हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो आप पूरा फॉर्मूला यही हो गया। वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है तो वर्क क्या बोल सकते हैं, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अब डब्ल्यू का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका वैल्यू आ जाता है। तो एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच कॉमन ले लेंगे तो एच इंटू वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हाफ एम बी स्क्वायर है, अब इसको इधर उधर कर देंगे तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है, एच सी वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नॉट। ये किसको कर दिए हम लोग, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। क्या समझ गए, यही समझना जी, कि म्यू जो होता है सी बाय लेमडा होता है, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये म्यू सी बाय लेमडा है ना, तो आपका ये क्या हो जाता है, वन बाय लेमडा हो गया, तो इसी को हम लोग यहाँ पर इसी वैल्यू को चेंज कर दिए, ठीक है, और कुछ नहीं किए। जो म्यू होता है तो वो क्या हो जाता है, सी बाय लेमडा, और सी तो दोनों की तरफ कॉमन ना होगा, तो सी हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, और वन बाय लेमडा बच गया है, और वहाँ वन बाय लेमडा नॉट बच गया है, वही चीज़ है। डायरेक्ट थोड़ा सा एक स्टेप बाउंस किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बना लीजिएगा वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके। वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन हायर इज द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। चलिए, तो थैंक यू बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, एक वीडियो और देखते हैं, खैर छोड़िए कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।